साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का स्वागत है। वो दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप घर पर बैठकर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस शुरू किया था और टेंस में हमने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको हमने पूरा पढ़ लिया है और हमने ये जान लिया है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कोई सार्वभौमिक सत्य की बात हो, कोई मैथमेटिकल, कोई साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, कोई फैक्ट की बात हो या कोई कथन या कहावत की बात हो। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसकी हिंदी की पहचान की बात की जो है हम कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे कथन जिनकी जो एंड है वो रहा है, रही है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस का अगर अंत होता है तो वो दोस्तों सेंटेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सूचक होते हैं। तो दोस्तों बात की जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में आपके HV यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन कौन सा आ सकता है? इज, एम, आर, ये तीन आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसकी सहायता करने के लिए आते हैं? दोस्तों मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आते हैं। या मेन वर्ब के रूप में आपको क्या यूज में लेना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है वो काम में लेना है। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में आपका एडवर्ब है, चाहे टाइम है, वो आपके आ जाएगा। तो दोस्तों बात की जाए स्ट्रक्चर तो हो गया। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूँ कि ये क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने कह दिया कि हेल्पिंग वर्ब है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेन वर्ब की सहायता करने के लिए, या मेन इनका प्रयोग है हमेशा कहाँ किया जाता है? मेन वर्ब से पहले। ये दो चीजें क्लियर है। तो मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं। ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। एक मैं सेंटेंस लिखूं, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। आप देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में क्या है? इज आ रहा है। तो इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है और हम कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान क्या होती है कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज MR का प्रयोग किया जाता है तथा मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ये इज है, ये इज किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों आपको देखना क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इज आ गया और इसमें भी इज है तो ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होंगे, ये कदापि नहीं है। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कब होती है? जब इसके बाद में मेन वर्ब आ रही हो। तो दोस्तों इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और इसमें गोइंग क्या है? मेन वर्ब है, जिसके साथ में ING फॉर्म है उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसमें क्या है? ही इज ए डॉक्टर, मतलब वह एक डॉक्टर है। तो दोस्तों इज है, ये हेल्पिंग वर्ब तो आ गई, लेकिन इसके बाद में क्या मेन वर्ब है? वो नहीं आई है। क्या? मेन वर्ब नहीं आई है। तो जब मेन वर्ब ही नहीं है तो उस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का रूप में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या जरूरत है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है हम करें? तो इसीलिए दोस्तों इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो इज आया है वो स्वयं है, वो क्या बनकर आया है? MV यानी कि मेन वर्ब है, वो बनकर आया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोई ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें इज MR इन तीनों का है वो प्रयोग है, वो किया जा सकता है किसके रूप में दोस्तों? MV के रूप में। तो दोस्तों केवल वाक्य में इज MR देखने से मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं कि केवल वाक्य में इज MR को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बिल्कुल नहीं होगा। अगर दोस्तों इज MR के बाद में मेन वर्ब के रूप में ING फॉर्म है तभी दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अदरवाइज अगर जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज MR होती है लेकिन किसी सेंटेंस में केवल इज MR हो और उसके बाद में वर्ब की ING फॉर्म अगर नहीं है तो वो दोस्तों कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो होगा। सबसे पहली बात आपको ये जान लेनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं।
तो अब दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप सबको पता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसको भी वापस है 4 प्रकार के इसमें वाक्य बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले वाक्य की बात की जाए तो सबसे पहले वाक्य है एफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इज, एम, आर में से कोई एक होगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। अब दोस्तों बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की सहायता के लिए एम वी होगी और एम वी के रूप में दोस्तों हम V1 प्लस ING फॉर्म इसकी इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों एडवर्ब या जो टाइम है वो आ सकता है। अब इसके सेंटेंस की बात की जाए तो मैं लिख सकता हूँ शी इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। शी इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह आ गया, फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये था आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। हमने जाना कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर में से ही आएगी। अब दोस्तों ये हम कैसे पता लगाएं कि कौन से सेंटेंस में जो इज है, अभी मैंने जो दोनों बताए कि किस में ये एच वी है और किस में एम वी है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, एच वी के बाद में हमेशा क्या आती है, एम वी आती है। अगर ये नहीं है तो एच वी भी नहीं होगी, ये एच वी है वो मेन वर्ब के रूप में आएगी अगर इज एम आर का प्रयोग इस प्रकार से यूज हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अब देखते हैं कि इज है, इसके बाद में रीडिंग ING फॉर्म है। तो दोस्तों इज क्या हो गया, एच वी हो गई और ये एम वी हो गई, मतलब मेन वर्ब इसकी हो गई। तो दोस्तों अब बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग ही किया जाएगा, ये भी ध्यान रखें। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम डू और डज को लेकर आ रहे थे उस प्रकार इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में नोट का प्रयोग हो गया, नोट के बाद में वर्ब की जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी। मेन वर्ब में वो दोस्तों क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद में वापस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब या दोस्तों टाइम है वो आ जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में आपको बता सकता हूं कि ये जो सेंटेंस है इसमें हो जाएगा। अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव हो गया नकारात्मक वाक्य। शी इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, मतलब कि वह इस समय पुस्तक है पढ़ रही है, वह इस समय पुस्तक पढ़ रही है या किताब पढ़ रही है। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा शी इज नॉट रीडिंग ए बुक, शी इज नॉट रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, मतलब कि वह इसमें किताब नहीं पढ़ रही है। तो दोस्तों एट दिस टाइम, ये हो गया आपके दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने केवल नोट है इसका इस्तेमाल किया है, कहां से दोस्तों, मेन वर्ब के पहले किया है, सब्जेक्ट के बाद में किया है, हेल्पिंग वर्ब के भी बाद में किया है। तो दोस्तों इसमें आप एक चीज ध्यान रखना जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव में आएगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें आप सबको पता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो है जो कि क्या से शुरू होते हैं, क्या हिंदी में कहें तो क्या से शुरू होने वाले, इनको हम दोस्तों हमेशा HV से शुरू करते हैं। जिन सेंटेंस के वाक्य में क्या शुरू में आ रहा होता है, जैसे मैं कहूं क्या वह पढ़ रही है इस समय पुस्तक, मतलब क्या वह इस समय पुस्तक पढ़ रही है, क्या वह इस समय एक पुस्तक पढ़ रही है, मतलब क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं उनको हमेशा हम दोस्तों HV से शुरू करते हैं, इसीलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों जिनमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ पूछने का सेंस हो, तो दोस्तों ये WH वर्ड होते हैं। तो दो प्रकार के वाक्य होते हैं और हमने ये भी जाना था कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं इनका उत्तर है यस और नो में दिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि जैसे शी इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, इसका मतलब होता है कि वह इस समय एक पुस्तक पढ़ रही है, तो इसका हो जाएगा क्या वह इस समय एक पुस्तक पढ़ रही है, तो इसका उत्तर आप हाँ या ना में जरूर दे सकते हैं। तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर अगर हमें हेल्पिंग वर्ब वाला बनाए तो दोस्तों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। HV के रूप में क्या आ सकता है, इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इज एम आर के बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब के रूप में आप सबको पता है क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब या टाइम आ जाएगा। अब इसके सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस हो जाएगा इज शी हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब क्या है रीडिंग, इज शी रीडिंग ए बुक, इज शी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, इज शी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, मतलब क्या वह इसमें एक पुस्तक पढ़ रही है। तो दोस्तों इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलें, या अगर ये नहीं लगाते हैं तो दोस्तों ये सेंटेंस पूरा ही क्या गलत हो सकता है। अब बात की जाए दोस्तों WH वर्ड की, तो WH वर्ड का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, बिल्कुल केवल इसमें आपको WH वर्ड है इसी से इसकी शुरुआत करनी है, और अदरवाइज जो आप बाकी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। जैसे कि WH वर्ड आ गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोस्तों सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ जाएगी, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब या टाइम है वो आपके आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है वो आ जाएगा। अब इसका जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसका सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस हो जाएगा, इसमें सेंटेंस था इज शी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, क्या वह है इसमें पुस्तक पढ़ रही है। तो दोस्तों ये क्या है, ये इसमें क्या है वो शुरू में आ रहा है, लेकिन जो WH वर्ड से शुरू होता है इसमें क्या बीच में आएगा। जैसे मैं सेंटेंस इसका बनाऊं सबसे पहले, जैसे कि हो जाएगा वाट यानी क्या, वाट हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। इसी सेंटेंस का हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इज शी इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। तो वाट इज रीडिंग, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, वाट इज शी रीडिंग, क्या है वह पढ़ रही एट दिस टाइम। तो आप क्या देखते हैं इसमें जो ए बुक है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि हम कुछ तो पूछ रहे हैं इस सेंटेंस से, तो पूरा है शी इज रीडिंग ए बुक, मतलब वह पढ़ रही है एक बुक इसमें एट दिस टाइम यानी इसमें। तो दोस्तों तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में कि एक तो HV से शुरू होता है जिसका जवाब है यस और नो में दिया जा सकता है। इसका हिंदी की बात की जाए तो ये हो जाएगा वह इसमें क्या पढ़ रही है, वह इसमें क्या पढ़ रही है। इसका देखो आप ये हो जाएगा वह इसमें क्या पढ़ रही है। इन दोनों सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करें। इसका मतलब तो होता है वह इस समय क्या पढ़ रही है, ए बुक पढ़ रही है। इसका उत्तर ये होता है, न कि यस नो में। इसका मतलब होता है क्या वह, इसका मैं हिंदी में लिखूं तो हो जाएगा क्या वह इसमें पुस्तक पढ़ रही है। इन दोनों में आप सेंटेंस में आप डिफरेंस है वो जरूर करें। इस प्रकार ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिनके दो प्रकार होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से होता है, एक WH वर्ड से होता है। अब जानते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि वो इसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बन सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाकी के मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर मिटा दिए हैं, केवल एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब यानी प्रश्नवाचक जो नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक नकारात्मक मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसकी शुरुआत या तो WH वर्ड से होगी या HV से होगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो इसमें जो HV है, सबसे पहली बात इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो ये भी दो प्रकार से बनाए जाएंगे। एक होगा आपके HV वाला, HV से प्रारंभ होने वाला, और एक होगा WH वर्ड से शुरू होने वाला। तो जो HV है तो सबसे पहले HV यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसमें भी दोस्तों मैं आपको दो तरीके से इसको बताऊंगा कि ये भी दो भागों में वापस हम इनको बांट सकते हैं। किस प्रकार बांट सकते हैं, सबसे पहली बात, जैसे कि एक होता है आपके HV से, एक होगा आपके WH से। इस HV को भी हम दो प्रकार से बनाएंगे और WH को भी दो प्रकार से बनाएंगे। फर्क थोड़ा सा होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि शुरुआत आपको हेल्पिंग वर्ब से करनी है, हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो नोट भी इस सब्जेक्ट के बाद में आएगा। नोट के बाद में अब आपकी मेन वर्ब है वो आ जाएगी, जिसमें हम वर्ब की V1 प्लस ING फॉर्म है वो लेते हैं। मेन वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में दोस्तों आपका एडवर्ब या जो भी टाइम है वो आ जाएगा, और अंत में हो जाएगा आपके क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बात की जाए दूसरा तरीका, तो इसमें क्या है, केवल फर्क इतना है, HV
बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। अब ये नोट केवल पूरा नोट नहीं लिखेंगे हम, यहां इसको कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे, इस रूप में आप लिख सकते हैं यहां। अब सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब या टाइम। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने, तो अब इसका सेंटेंस किस प्रकार बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस में बनाता हूं यहां, जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है तो इसी सेंटेंस को बनाए हम, सी इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। तो हेल्पिंग वर्ब इज है वो बाहर निकालें, इस बार आ गई। सब्जेक्ट क्या है, सी है, इज सी नेगेटिव है तो नोट सामने आएगा, इज सी नोट रीडिंग, इज सी नोट रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया। इज शी, तो ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में ये नोट आ गया, और नोट के बाद में दोस्तों ये मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम आ गया। तो दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी बात करते हैं, जो दूसरे वाला है इसकी बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले इज बार आ गई, इजेंट, इसमें क्या है, ये इस प्रकार कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में आएगा। तो दोस्तों अगर किसी भी, जैसे कि इज है, इज प्लस नोट है, इसको आप कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में एजेंट भी लिख सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, एजेंट सी रीडिंग, एजेंट सी रीडिंग ए बुक, एजेंट सी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो दोस्तों अब इन दोनों में फर्क क्या रहा दोस्तों, इनमें फर्क, बहुत सारा फर्क है। इसमें आप देखते हैं कि इज सी, इज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आ गया, नोट बाद में आ गया, इज में क्या, एजेंट पहले आ गया। इन दोनों में फर्क क्या है, तो दोस्तों इसमें फर्क ये है, इज प्लस नोट और इज प्लस एंटी, केवल यानी एजेंट मतलब कॉन्टेक्चुअल फॉर्म है। तो दोस्तों इनमें क्या फर्क है कि जो ये पूरा नोट है ये हमेशा क्या, सब्जेक्ट के बाद में आता है, लेकिन जो ये कॉन्टेक्चुअल जो शॉर्ट फॉर्म है ये दोस्तों सब्जेक्ट से पहले इसका प्रयोग किया जा सकता है। नोट का प्रयोग, इज नोट आ रहा है तो नोट का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के बाद में करना है, लेकिन अगर एजेंट आ रहा है, एजेंट, तो दोस्तों इसका प्रयोग है आप सब्जेक्ट से पहले कर सकते हैं, लेकिन केवल नोट का प्रयोग है आप कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें आप एजेंट है, इसमें साथ में आया है, इज सी नोट इसमें अलग से आया है तो बाद में आया है, तो यही दोनों में अंतर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं WH वर्ड की, कि WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का है वो किस प्रकार से है वो बन सकता है। तो WH वर्ड की बात की जाए तो आपको बस सेंटेंस स्ट्रक्चर वे ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसकी शुरुआत आपको WH वर्ड से करनी है। जैसे हो जाएगा WH, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा, नोट प्लस मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब या टाइम आ जाएगी और क्वेश्चन मार्क यहाँ चिन्ह आ जाएगा। दूसरी की बात करें तो WH आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब दोस्तों इसके साथ में नोट आप कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में ला सकते हैं, HV प्लस नोट। अब सब्जेक्ट आ जाएगा, नोट हमने पहले इस्तेमाल कर लिया है तो इसके बाद में MV आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एडवर्ब या टाइम आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा वाट हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, वाट इज शी नोट रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। तो दोस्तों मैंने एक ही सेंटेंस लेके आपको ये समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ताकि अगर मैं अलग अलग सेंटेंस लेता हूं तो समझने में थोड़ी सी समस्या रहती है, इसलिए मैंने सभी में एक ही सेंटेंस लिया है, वो है सी इज रीडिंग वाला। तो दोस्तों आप इसमें ये ना सोचें कि मैंने एक ही सेंटेंस क्यों लिया है। अब दूसरे तरीके की बात की जाए तो हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें मैंने एक गलती की है, आपने देखा होगा वाट इज सी नॉट रीडिंग। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने वाट से क्या रिप्लेस कर दिया है, तो ये ए बुक नहीं आएगा, केवल इतना ही आएगा, वाट इज सी नॉट रीडिंग एट दिस टाइम। मतलब कि वह वाट यानी क्या है, वह नोट या नहीं पढ़ रही इसमें, वह इस समय क्या नहीं पढ़ रही, वह इस समय क्या नहीं पढ़ रही। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि वह इसमें क्या नहीं पढ़ रही है। अगर ये नोट हटा दें तो हो जाएगा वह इसमें क्या पढ़ रही है, और इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वह इसमें
क्या नहीं पढ़ रही है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा रूप है वो हो जाएगा वाट इज, अब नोट इसके साथ में लें तो इजंट हो जाएगा, वाट इजंट शी रीडिंग एट दिस टाइम। आपको दोस्तों ये स्ट्रक्चर है वो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। अगर दोस्तों ये समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों अब मैं कुछ इसके रूल्स हैं, जो इसके फैक्ट हैं, जो हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा बार काम में लिया जाता है और सबसे चहेता भी है, आई लव यू। एक सेंटेंस ये है। अब मैं इसको लिखूँ, आई एम लविंग यू। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इसमें मैंने काम में लिया आई एम हेल्पिंग वर्ब है और इसमें मेन वर्ब है। बिल्कुल सही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो टेंस है इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कह सकते हैं। एक मैंने लिखा आई लव यू। तो दोस्तों आप बताइए इन दोनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, आपको सही कौन सा लग रहा है। तो दोस्तों इसमें कहें कि सबसे ज़्यादा सही है वो ऊपर वाला रहेगा, बल्कि आई एम लविंग यू ये हम कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई लव यू। अब ये क्यों बोलते हैं? तो दोस्तों जो संवेदनात्मक या भावनात्मक या संवेदना सूचक, अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं कुछ मौखिक बात करूं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहां एक लड़का है, ठीक है, और यहां एक लड़की है। अब दोस्तों ये लड़का है, इसे क्या करता है, लव करता है, लेकिन लड़की को पता नहीं है। अब बताओ ये इसे प्रेम करता है, तो ये देखने में आप जाओगे, आप यहां आओ तो आपको पता चलेगा कि आप पता लगा सकते हैं कि ये लड़का इसे प्रेम करता है। लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रेम है वो मन से किया जाता है, दिल से किया जाता है, न कि कोई वर्क। तो दोस्तों कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लेंगे, जो हम कुछ काम करता हुआ देख सकते हैं, जो हमारे बोलते समय कोई काम जारी हो, लेकिन ये तो एक अंदरूनी कार्य है जिसको हम देख के, हम इसको देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, अगर हम इसको भी देखेंगे तो भी पता नहीं चलेगा कि ये इससे लव करता है या नहीं करता है। अगर ये बता भी देगा तो ये क्या कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, या ये नहीं कहेगा कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, ये नहीं बोलेगा, ये कहेगा मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई हेट यू, मैं तुमसे घृणा करता हूं। तो ये कह सकता है कि मैं तुमसे घृणा करता हूं, न कि ये कहेगा कि मैं तुमसे घृणा कर रहा हूं। तो दोस्तों कहते हैं क्योंकि जैसे कोई लव हो गया, इसके अलावा जैसे हेट हो गया, तो दोस्तों या रिमेंबर यानी याद करना। तो दोस्तों आप क्या देखते हैं, रिमेंबर यानी याद करना। जैसे मैं कोई किताब लिए बैठा हूं, ये व्यक्ति है, आपके सामने एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई व्यक्ति बैठा है, उसके पास में एक पुस्तक है, वो एक टेबल पे बैठा हुआ है, ये व्यक्ति है, इसके पास में मतलब एक बुक है, ये बुक इसके हाथ में है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये क्या है, इस पुस्तक को पढ़ रहा है। अब पढ़ तो रहा है, हमने कह दिया कि ही इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, मतलब वह इसमें पुस्तक पढ़ रहा है। हमने रीडिंग का तो कह दिया कि ये पढ़ रहा है। अब हो सकता है वो पढ़ तो रहा है लेकिन इसको याद भी कर रहा होगा। तो दोस्तों अगर हम कहें कि जा राजू तू इस चीज को याद कर ले, हमने बैठा दिया इसको, हमने किस लिए बैठाया, रिमेंबर के लिए, रिमेंबर। अब रिमेंबर यानी याद करना। अब ये याद कर रहा है या नहीं कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा? हो सकता है ये कह दे, जैसे हम कहेंगे अरे तू याद कर रहा है क्या, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल कर रहा हूं। अब वो कर रहा है, एक्चुअल में कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर उसका उस किताब में मतलब दिमाग नहीं चल रहा या रुचि नहीं है तो उसको याद नहीं करेगा। तो कहते हैं कि जैसे रिमेंबर है, हेट यानी घृणा करना है, लव यानी प्रेम करना है, तो इस प्रकार के जो मतलब जो ये क्रियाएं होती है, भावनात्मक या संवेदना सूचक जो ये आपकी क्रियाएं होती है, इनको हम हमेशा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता। मतलब कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंस में वो इनका प्रयोग नहीं करते। जैसे मैं आपको बात करूं कि मैं सेंटेंस लिखूं एक, आई लाइक यू। तो दोस्तों ये लाइक इन पसंद करना, अब ये पसंद जो है मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अब मैंने कह तो दिया, लेकिन क्या ये सच है इसका आप पता कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बात तो मैं जानता हूं कि मैं वास्तव में आपको प्रेम या पसंद है वो करता हूं या नहीं करता हूं। जैसे मैं कहूं कि मैं चाहता हूं, वांट,
वांट यानी चाहना। अब दोस्तों एक्चुअल में उन्होंने कह तो दिया कि मैं चाहता हूं, लेकिन हकीकत क्या है, कभी कभार क्या होते हैं कि कोई भी काम है वो हमें मजबूरी में करना पड़ता है। हम कह देते हैं कि हाँ मैं पानी पीना चाहता हूं। अब एक्चुअली में मुझे प्यास है या नहीं है वो तो मैं खुद ही जानता हूं, दूसरा वाला सामने वाला इसका पता है, वो नहीं लगा सकता कि वास्तव में जो इसकी इच्छा है वो है या नहीं है। तो दोस्तों मैं ये समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग है वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ वर्ब्स ऐसे लिखूंगा जिनका प्रयोग हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कदापि नहीं करते। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखे हैं जिनका प्रयोग या इनका प्रयोग कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि हम ये कह देते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस में नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करते, मैंने अभी आपको बताया। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आई लाइक यू, मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन अब आगे वाला ये कैसे पता लगाए कि या वो सच में मुझे पसंद करता है या नहीं करता। हो सकता है वो मुझे कहने में किसी स्वार्थ के पीछे वो कह तो देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन वो हकीकत कुछ और हो। जैसे मैं बात करूं, आप ले लें अंडरस्टैंड, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई टीचर हूं और कक्षा में पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ रहे हैं, तो मैंने पूछा कि क्या बच्चों समझ में आ रहा है, तो आपने डर के मारे, हाँ ये हो सकता है डर के मारे आपने बोल दिया हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है पल्ले में कुछ न पड़े। तो दोस्तों यही बात है अंडरस्टैंड। तो दोस्तों अंडरस्टैंड यानी समझना या समझ रहे हैं। तो दोस्तों अंडरस्टैंड का प्रयोग भी हमें किसमें, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। जैसे मैं आपको बताऊं कि बिलीव यानी विश्वास करना, तो बिलीव, अब मैंने कहा कि मैं आप पर विश्वास करता हूं, तो दोस्तों हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो हकीकत में मुझ पर विश्वास करता है या नहीं करता। होप यानी आशा करना, अब आशा है, आशा भी करते हैं, ये भी क्या है, भावना है। तो दोस्तों भावनात्मक जो ये शब्द होते हैं, भावनात्मक जो क्रियाएं होती है, संवेदना से जुड़ी हुई जो क्रियाएं होती है, इनका प्रयोग हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों रिमेंबर यानी याद करना हो गया, फॉरगिव यानी भूलना, प्लीज, हियर यानी सुनना, सी यानी देखना, डिपेंड, इक्वल, अपीयर, डिजर्व, सीम, बिलोंग। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखे हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं किया जाता। तो दोस्तों अब मैं इसके कुछ अपवाद है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये कौन कौन सी वर्ब्स है जिनका प्रयोग है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। इनके अलावा भी दोस्तों वर्ब्स हो सकती है, लेकिन हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखें, कुछ ऐसी वर्ब्स जो संवेदना से जुड़ी हुई हो, कुछ भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हो, या प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को न मिली हो, मतलब हम जिस चीज को देख नहीं पाए। कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है और वो कोई काम का कह रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, और वो काम करता हुआ दिखाई न दे, तो ऐसी क्रियाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं की जाती। मतलब प्रत्यक्षतः सामने व्यक्ति खड़ा है और वो किसी काम का कह रहा है कि मैं याद कर रहा हूं, तो याद वो एक्चुअल में कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये हम नहीं समझ सकते, वो तो हकीकत खुद ही जानता है। तो दोस्तों ऐसी क्रियाएं जो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, ये एक ट्रिक है कि जिन क्रियाओं को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, जैसे कि लव है, वांट है, हेट है, रिमेंबर है, लाइक है, डिसलाइक है, फील है, हैव है, होप है, फॉरगिव, प्लीज, हियर, अंडरस्टैंड, सी, बिलीव, डिपेंड, इक्वल, अपीयर, डिजर्व, सीम, बिलोंग। तो इन क्रियाओं को हम क्या है, हम देख नहीं पाते, इसीलिए दोस्तों इन क्रियाओं का प्रयोग है कंटिन्यूअस टेंस में वो नहीं किया जाता। अब इसके जो अपवाद है मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। उनमें ये भी थी फील यानी महसूस करना, हियर यानी सुनना, हैव यानी रखना। मतलब हैव यानी रखना यह अधिकारवाचक होता है। जैसे मैं कहूँ आई हैव ए कार, मतलब मेरे पास में एक कार है, मतलब ये अधिकारवाचक के रूप में ये सेंटेंस है, वो सेंटेंस में प्रयोग लिया जाता है हैव का। तो दोस्तों बात की जाए फील की, तो फील यानी महसूस करना। फील एक ऐसी वर्ब है, आई एम फीलिंग, मतलब ये आप नहीं कह सकते। फील का प्रयोग, फील यानी महसूस करना, इसका प्रयोग आप कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते, लेकिन इसका प्रयोग हम तब कर सकते हैं जैसे कि आई एम, इसका अगर इसका प्रयोग हेल्थ के रूप में करें तो हम इसका प्रयोग है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग है।
तो दोस्तों कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें फील यानी महसूस करना अगर हेल्थ के संबंध में हो, जैसे कि मैं कहूं कि मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं, या किसी काम के बाद में मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, जिसमें आपके सामने सेंटेंस लिखूं शी इज फीलिंग बेटर, शी इज फीलिंग बेटर आफ्टर हर आई सर्जरी। मतलब कि वह है फीलिंग महसूस कर रही, बेटर यानी अच्छा महसूस कर रही है, आफ्टर यानी बाद में, हर आई सर्जरी अपनी आंख की सर्जरी के बाद में वह अच्छा महसूस कर रही है। ये दोस्तों हेल्थ से जुड़ा हुआ काम है, मतलब अच्छा फीलिंग करना किसके बाद में, हर आई सर्जरी। तो दोस्तों वह अपनी आंख की सर्जरी के बाद में अच्छा महसूस कर रही है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर कोई सेंटेंस में अगर स्वास्थ्य से संबंधित या हेल्थ के रूप में फील का प्रयोग हो, तो दोस्तों आप इसका है वर्ब की आईएनजी के रूप में फील को फीलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका प्रयोग है वो नहीं कर सकते। इसी भी प्रकार से हियर है। इसके अलावा इसके अपवाद की बात कीजिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिखता हूं, जैसे हो जाएगा शी इज फीलिंग यू, मतलब कि वह तुम्हें महसूस कर रही है। तो दोस्तों ये शी इज फीलिंग यू नहीं होगा, ये मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते हम। इसकी जगह हम कर सकते हैं शी फील्स यू, मतलब कि वह तुम्हें महसूस करती है, वह तुम्हें महसूस करती है, न कि शी इज फीलिंग यू। इस प्रकार दोस्तों बात की जाए हियर की, तो हियर का प्रयोग भी है हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, लेकिन इसका प्रयोग है अगर किसी केस की सुनवाई में प्रयोग हो, केस की सुनवाई, तो दोस्तों आप इसका प्रयोग है कर सकते हैं। केस की सुनवाई होने पर, केस की सुनवाई होने पर आप इसका इस्तेमाल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। जैसे कि आपके एक एग्जांपल की बात की जाए तो हो जाएगा द ज्यूरी यानी एक कमेटी जो कि केस की सुनवाई करने के लिए एक ग्रुप ऑफ जज होता है। द ज्यूरी इज हियरिंग, मतलब ज्यूरी है वो सुन रही है। द ज्यूरी इज हियरिंग द केस ऑफ थिफ यानी होता है चोर, मतलब कि ज्यूरी इज हियरिंग द केस ऑफ थिफ, यानी ज्यूरी है वो सुन रही है थिफ यानी चोरों की सुनवाई, मतलब जो ज्यूरी है वो चोरों के केस पर या चोरों के प्रकरण पर सुनवाई कर रही है। तो दोस्तों हम क्या कहते हैं कि द ज्यूरी इज हियरिंग यानी सुनना, हियर यानी होता है सुनना, लेकिन यहां क्या है, हियरिंग यानी सुनवाई करना, यहां क्या होगा, सुनवाई करना इसका मतलब होगा, मतलब कि द ज्यूरी इज हियरिंग द केस ऑफ थिफ्ट, मतलब कि ज्यूरी है वो द केस ऑफ थिफ्ट यानी चोरों का प्रकरण है उसकी सुनवाई कर रही है। क्या कर रही है, चोरों का प्रकरण है उसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि द ज्यूरी इज हियरिंग द केस ऑफ थिफ्ट, मतलब कि हियर का प्रयोग है आप किसी केस की सुनवाई के लिए कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिखूं, जैसे हो जाएगा ही इज हियरिंग यू, वह तुम्हें सुन रहा है। ये नहीं होगा, इसका सही सेंटेंस होगा ही हियर्स यू, मतलब कि वह तुम्हें सुनता है, मतलब कि ये उसकी एक आदत है, वह सुन सकता है। इसी सेंस में ये सेंटेंस आपका सही होगा। अब बात की जाए दोस्तों हैव की, तो हैव का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, हैव का अधिकार या किसी चीज के पास में होने या उसका अधिकार दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल है करते हैं। जैसे कि मैं कहूं आई हैव ए कार, शी हैव ए पेन। तो दोस्तों अगर इनका प्रयोग है वो किसी वस्तु को दिखाने के लिए अगर किया जाता है तो दोस्तों क्या होगा, इनका प्रयोग है किस में किया जा सकता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जा सकता है, अदरवाइज इसका प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन यही हैव है, यहां मैंने कुछ एक गलती की है, शी हैव नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव यहां मेन वर्ब के रूप में यहां सामने आया है, तो मेन वर्ब है उसके साथ में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ में
एस या ईएस जोड़ते हैं, तो हैव के साथ में अगर आप एस या ईएस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, हैव का बन जाएगा हैज। तो ये होगा शी हैज ए पेन। तो दोस्तों इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों ये हो गया आई हैव ए पेन, शी हैज ए पेन। मतलब कि हैज या हैव है, इनका प्रयोग आप मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हैव का प्रयोग आप कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं कर सकते तब तक जब तक कि इसका प्रयोग है अधिकारवाचक सेंटेंस दिखाने में न हो। तो अब इसका प्रयोग कहां कर सकते हैं, इसकी बात की जाए तो इसका सेंटेंस हो जाएगा आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, ये दोस्तों से इसमें है आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हैव का प्रयोग है वो किस में नहीं हुआ है, अधिकारवाचक नहीं हुआ है। जबकि आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि आई हैविंग ए कार, आई हैविंग ए कार। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक कार रख रहा हूं, कार रख रहा हूं, ये गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ अधिकारवाचक है, ऑब्जेक्ट है, इसमें ए कार मतलब एक कार रखता हूं, इसलिए यहाँ हैविंग का इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते। यहाँ हो जाएगा आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको ये समझाने की कोशिश की कि कुछ वर्ब्स इस प्रकार की होती है कि उनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, लेकिन इसके कुछ अपवाद है। फील का अर्थ है, फील यानी महसूस करना होता है। अगर फील का प्रयोग हेल्थ के रूप में प्रयोग हो रहा है तो दोस्तों आप इसका प्रयोग या कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। हियर का प्रयोग अगर किसी केस की सुनवाई में हो रहा है तो भी दोस्तों हियर का प्रयोग भी आप कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। और हैव का प्रयोग अगर अधिकारवाचक के अलावा किसी अदरवाइज सेंटेंस में होता है तो भी दोस्तों हैव का प्रयोग आप हैविंग के रूप में किसी भी सेंटेंस में काम ले सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कुछ एडवर्ब्स के बारे में जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग की जाती है। एडवर्ब जैसे कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, स्टिल, इन दिस डेज। तो दोस्तों इन एडवर्ब्स अगर आप किसी सेंटेंस में देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, वो सेंटेंस होगा। एट दिस टाइम यानी इसमें, एट दिस मोमेंट यानी इस क्षण, नाउ यानी अब, नाउअडेज यानी इन दिनों, स्टिल यानी अभी, इन डेज यानी इन दिनों में। तो दोस्तों जैसे मैं आपकी बात करूं कि आई एम ईटिंग फूड एट दिस टाइम, मतलब मैं इसमें खाना खा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू टेम्पल नाउ। ठीक है, एक मैं आपके लिखूं आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं पढ़ रहा हूं एक किताब, नाउअडेज मतलब कि मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों कहते हैं क्या है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, अब इनका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है मैं आपको बता दूं। एक तो वाक्य वो वाक्य जो बोलते वक्त जारी हो, सॉरी मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको, पहले ये बता देता हूं कि आई एम ईटिंग फूड एट दिस टाइम। एट दिस टाइम इस आप एडवर्ब को देख के आप कह सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नाउ, नाउ यानी अब, मतलब आई एम गोइंग, मैं अब मंदिर जा रहा हूं, मतलब नाउ। आई एम रीडिंग ए बुक नाउअडेज, हम ये भी कह सकते हैं शी इज राइटिंग ए बुक, मतलब वह लिख रही है एक बुक इन दिस डेज, मतलब कि वह इन दिनों एक किताब लिख रही है। तब इसका मतलब क्या हुआ, हम कहां कहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। एट दिस टाइम है, नाउ है, नाउअडेज है, इन डेज है। तो हम अब ये जानेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि अगर इन एडवर्ब्स का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में हो रहा है तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है वो वाक्य मान सकते हैं। अब जानते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका हम इस्तेमाल है वो कहां कहां कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका हम इस्तेमाल है वो कहां कहां करते हैं। तो प्रयोग की बात की जाए तो सबसे पहला प्रयोग है बोलते समय जारी कार्य। अगर कोई कार्य वो बोलते समय अगर जारी है तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज
वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग टीवी, मतलब कि वह देख रहा है, वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, मतलब कि वह इसमें टीवी देख रहा है। मतलब ये कार्य क्या है, जब ये हम बोल रहे हैं ही इज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, ये बोलते के समय जारी रहने वाला काम है। इसके अलावा बोलते समय नहीं लेकिन वर्तमान में जारी, मतलब कि जो हम अभी जो काम कर रहे हैं, ये कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे कार्य है जो कि लगातार है, वो बारंबार रूप से हो रहे हैं या फ्रीक्वेंटली रूप से हो रहे हैं। जैसे कि 1 घंटे बाद, प्रत्येक 1 घंटे के बाद में किसी घंटे का बजना या किसी एक फिक्स काम का होना। तो दोस्तों उनको काम को भी, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं कि गीता इज राइटिंग ए बुक, गीता इज राइटिंग ए बुक इन डेज, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, गीता लिख रही है एक किताब इन डेज, यानी इन दिनों, गीता इन दिनों एक किताब लिख रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये गीता है वो राइटिंग करती है पूरे दिन 24 घंटे। तो क्या किसी पुस्तक को 24 घंटा लिखना संभव है, पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं कि गीता क्या करती है, दिन में 4 या 5 घंटे क्या किताब लिखती है या 1-2 घंटे लिखती है, लेकिन जब तक वो किताब कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो इस कार्य को करेगी। तो दोस्तों बोलते समय नहीं लेकिन वर्तमान में जारी कार्यों के लिए भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। नजदीक भविष्य में कोई नियोजित कार्य, मतलब कोई भविष्य में नजदीक कोई कार्य होने वाला हो, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल है कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मतलब कोई नजदीक भविष्य में दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि वे आ रहे हैं कब, अगले महीने, मतलब वे अगले माह आ रहे हैं, या मतलब कह सकते हैं दे आर कमिंग टू हाउस या ऑन नेक्स्ट मंथ, मतलब कि वह अपने घर अगले माह आ रहे हैं। तो ये दोस्तों ये क्या है, नियोजित कार्य, प्लान्ड एक्शन है। दोस्तों प्लान एक्शन के लिए भी नजदीक भविष्य में अगर कोई प्लान एक्शन होता है, वहां भी दोस्तों आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा परिस्थिति परिवर्तन, जैसे कोई काम है ऐसा हो रहा हो जिससे क्या कोई नई आकृति बन रही हो या कोई उस कार्य में क्या बदलाव आ रहा हो, जो वर्तमान स्थिति है उसमें कुछ है वो बदलाव आ रहा है, तो भी दोस्तों इसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस, वाटर इज स्लोली टर्निंग यानी बदल रही है, इनटू आइस, मतलब कि पानी है स्लोली धीरे धीरे, टर्निंग यानी बदल रहा है, इनटू आइस मतलब पानी धीरे धीरे बर्फ में बदल रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, स्थिति परिवर्तन का काम है जो कि लगातार हो रहा है। तो इस टेंस को भी आप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस हो जाएगा आपके इंडिया इज ग्रेजुअली टेकिंग ए न्यू शेप, इंडिया इज ग्रेजुअली टेकिंग ए न्यू शेप, मतलब कि भारत है ग्रेजुअली टेकिंग धीरे धीरे ले रहा है, ए न्यू शेप यानी एक नया आकार, मतलब कि भारत धीरे धीरे एक नया आकार ले रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है इसमें क्या है, ग्रेजुअली टेकिंग ए न्यू शेप, मतलब एक नया आकार आ रहा है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा विकास हो रहा है, तो हमारी जो आकृति है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी वेशभूषा है, भारत का जो आकार है, भारत की जो वर्तमान पोजीशन है, उसमें क्या है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों जो परिस्थिति में परिवर्तन हो, तो ऐसे सेंटेंस को भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए, हमने अभी ये जाना था कि कुछ एडवर्ब्स इस प्रकार की होती है, जैसे कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, इन दिस डेज या स्टिल।
इनका प्रयोग हम कौन से टेंस में करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। उसी भी प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने ये पढ़ा था कि उसमें डियर सोनू, डियर सोनू, सोनू हमेशा डियर ही रहती है। तो डियर सोनू में हमने ये जाना था कि एक एडवर्ब होती है ऑलवेज। ऑलवेज का प्रयोग है हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिया था। इसका प्रयोग कहाँ लिया था? प्रेजेंट सिंपल। लेकिन इसका एक अपवाद है जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। अगर ऑलवेज का प्रयोग है किस रूप में हो? ऑलवेज, ऑलवेज का प्रयोग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहां किया जा सकता है? कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर हमें ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। डियर सोनू में हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था। अगर ऑलवेज का प्रयोग चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, ये समझने के लिए लिखा हूं दोस्तों में, चिड़चिड़ाहट हो, खराब इरादा हो, इरादा या आदत हो, या नकारात्मक कोई सेंस हो, तो वहां भी ऑलवेज का प्रयोग है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो कर सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं तो सबसे पहला हो जाएगा सी मतलब कि वह हमेशा शिकायत करती रहती है। वह हमेशा सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब कि वह हमेशा शिकायत करती रहती है। वह हमेशा शिकायत करती है। एक तो ये होगा शी ऑलवेज कंप्लेन्स, शी ऑलवेज कंप्लेन्स। एक तो ये होगा जो कि प्रेजेंट में अभी लिखता हूं, शी ऑलवेज कंप्लेन्स, मतलब वह हमेशा शिकायत करती है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा कार्य है जो कि मतलब कि एक फ्रीक्वेंटली टाइप से या बारंबार रूप से हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ क्या एक खराब आदत है या नकारात्मक सेंस है या कोई चिड़चिड़ाहट है किसी व्यक्ति के प्रति। हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो और वो फ्रेंड आप जब भी आप उससे बात करना चाहें तो वो दोस्तों गुरुजी से शिकायत कर देती होगी। आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों क्या होता है? शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब हर छोटी मोटी बातों पे क्या है वो शिकायत करती रहती है। मतलब कि शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस की बात की जाए तो हम कह सकते हैं शी इज ऑलवेज टीजिंग बॉयज, शी इज ऑलवेज टीजिंग बॉयज, मतलब कि वह है ऑलवेज हमेशा टीजिंग यानी छेड़ती रहती है बॉयज यानी लड़कों को। तो दोस्तों ये मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स या गर्ल। तो दोस्तों इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप भी ऐसा कर रहे होंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। शी इज ऑलवेज टीजिंग, टीजिंग यानी होता है दोस्तों छेड़ना, टीजिंग यानी छेड़ना, मतलब कि वह है ऑलवेज हमेशा टीजिंग यानी छेड़ती रहती है बॉयज यानी लड़कों को, मतलब कि वह हमेशा लड़कों को छेड़ती रहती है। इसका ये हो जाएगा ही इज ऑलवेज टीजिंग गर्ल्स, मतलब कि वह है ऑलवेज हमेशा टीजिंग गर्ल्स यानी वह हमेशा लड़कियों को छेड़ता रहता है। तो दोस्तों ये क्या है? एक खराब इरादे की बात है, एक मतलब आदत की बात आ रही है जो नकारात्मक है। छेड़ना एक नकारात्मक काम ही है। कभी भी किसी को बिना फालतू की बिना किसी काम से नहीं छेड़ना चाहिए, ये मेरी आपसे राय है। कभी महंगा पड़ सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा एक सेंटेंस और हो सकता है, आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक, मतलब कि मैं यह गलती हमेशा करता रहता हूं। आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक्स। तो दोस्तों कहते हैं कि एक मिस्टेक करना, गलती करना, एक नकारात्मक भाव होता है। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां मैंने कहा कि ऑलवेज है, इसका प्रयोग है आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसके जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी क्या होता है? एक्सेप्शन यानी होता है अपवाद।
और किसी भी परीक्षा में आप एग्जाम में बैठ जाओ, वहां सबसे ज्यादा है वो एक्सेप्शन ये वो पूछा जाता है, अपवाद है वही पूछा जाता है, चाहे वो किसी फीलिंग की बात हो, किसी हियरिंग की बात हो, किसी हैविंग की बात हो, तो दोस्तों ऑलवेज का बात हो, तो दोस्तों जो अपवाद होते हैं इन्हीं को एग्जाम्स में वो सबसे ज्यादा बार है वो पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सेंटेंस भी आपको समझ में आगे होंगे कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में वो ऑलवेज का प्रयोग भी है हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में काफी बहुत सारी चीजें हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखने की कोशिश की थी। सबसे पहली बात थी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बात की हमने की थी कि जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके रूप में दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसका इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि अगर इज एम आर प्लस मेन वर्ब नहीं है तो दोस्तों वो टेंस है, इसमें कौन सा टेंस होगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो वाक्य होता है। ये हमने ये भी आज ये जाना था कि क्योंकि इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इनके बाद में अगर मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या है, एक मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में आई है। और अगर मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग किया जाए तो वो दोस्तों इज एम आर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं होता, वो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल का। ये भी हमने जाना। इसके बाद में हमने प्रत्येक जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं उन चारों स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से हमें एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो बना सकते हैं। किस प्रकार हमें जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, उनको बनाया हमने। तो स्ट्रक्चर हमने सीख लिया। इसके बाद में हमने ये जाना कि कुछ वर्ब्स ऐसे होती हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता, उन वर्ब्स को हमने देखा। और इनके जो एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शन भी हमने इस वीडियो में देखने की समझने की पूरी कोशिश की थी कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनका हमें प्रयोग मतलब जो ये वर्ब होती हैं जैसे कि फील, हियर और हैव, इन वर्ब का प्रयोग भी हमने सीखा कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। फील, हैव, हियर, हैव, तो दोस्तों इनका प्रयोग भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करके देखा कि किस प्रकार इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑलवेज का प्रयोग भी हमने जाना कि ऑलवेज का प्रयोग है वो प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम ऑलवेज का प्रयोग है कहाँ कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। तो दोस्तों सब कुछ ऑल ओवर से हमने आज इस वीडियो में लगभग 50 से 55 मिनट का ये वीडियो रहेगा, इसमें हमने सब कुछ कवर किया है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।